हेलो फ्रेंड्स, इसरो का पार्ट 2 वीडियो सॉल्व करने के लिए हम हाजिर हैं। 31st क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जो कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि इंडक्शन मोटर में वोल्टेज और टॉर्क का संबंध क्या है। जैसे कि हम और आप सभी जानते हैं, इंडक्शन मोटर में टॉर्क प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर, अतः इसका आंसर ऑप्शन सी है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 32वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि सीधी लाइन यानी इन 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टेड बाय ड्यूल स्टार्टर प्रोटेक्शन अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट इज गिवन बाय, यानी ड्यूल स्टार्टर में शॉर्ट सर्किट से हम किसके द्वारा बचा सकते हैं, तो वह है ओवरलोड रिले। क्योंकि शॉर्ट सर्किट टाइम पर ओवर करंट होता है, ओवर करंट फ्लो होने के कारण ओवरलोड रिले के कारण ही हम उसकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा पाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है कि 3 फेज मोटर इंडक्शन मोटर जो है, सॉरी यहाँ पर 715 की बजाय 750 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि n बराबर होता है 120/f, फ्रिक्वेंसी अपॉन पोल हमें ज्ञात करने हैं और स्पीड हमें दी हुई है 750 इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय पी की वैल्यू हमें निकाल रही है। इस तरीके से हम इसको क्रॉस करेंगे, 5 से 5 से काट देंगे, 5 से कम 5 और 5 या 25, ये 15 बार कट जाएगा और 15 से कट जाएगा 8 बार में, तो पोल बराबर कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8। तो इसका ऑप्शन डी इज बेस्ट वन, ऑप्शन डी करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें दिया हुआ है कि शेडेड पोल मोटर में छादित कुंडली शेडेड कॉइल का यूज़ क्या है, तो शेडेड कॉइल की वजह से आर्मेचर रिएक्शन कम नहीं होती है, रिड्यूस द रफ कम्यूटेशन ये भी नहीं होता है, फ्रिक्शन लॉस ये भी कम नहीं होता है। इसका आंसर ऑप्शन ए है कि शेडेड पोल मोटर में शेडिंग रिंग से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, इसी के कारण ही हम उसको सेल्फ स्टार्ट बनाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें दिया हुआ है कि जैसा कि हमें पता है कि इल्यूमिनेशन जो है वो ई प्रोपोर्शनल होता है उसकी लैंप से वस्तु तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अतः इसका आंसर ऑप्शन ए है, इस करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें दिया हुआ है कि साधारण पोल यानी हाई टेंशन 11 kV की लाइन है, उसको कंटिन्यूसली फ्लो हो रही है, कंडक्टर जो है वो कंटिन्यूसली जा रहा है पोल के ऊपर से, तो यहाँ पर कौन सी इंसुलेटर यूज़ होगी, वो हमको हर एक को पता होता है कि यहाँ पर डायरेक्ट लाइन फ्लो होने के लिए जो है वो पिन टाइप इंसुलेटर यूज़ होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें दिया हुआ है कि 35 ओम और 15 ओम के में 5 वोल्ट बैटरी कनेक्ट किया गया है, 15 ओम में वोल्टेज ड्रॉप कितना है, तो इस तरह के प्रश्न को हम वोल्टेज डिवाइडेंट रूल से सॉल्व करेंगे। तो वोल्टेज लेंगे मल्टीप्लाई बाय ऊपर वो प्रतिरोध वैल्यू लेंगे जो हमें जिसमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो हमें 15 ओम में निकालना है, तो 15 ऊपर लेंगे और दोनों और 35 प्लस 15 नीचे लिख देंगे और फिर आगे सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर 15 डिवाइड बाय 50, 5 धाम
50 और ये कट किया जाएगा 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। अतः इसका आंसर ऑप्शन सी है। 15 ओम में 1.5 वोल्ट ड्रॉप होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें हमें दिया हुआ है कि 3 शाखाओं में, यानी 3 ब्रांचेस हैं इस तरह की, तो इनमें प्रवेश करने वाली 2 एम्पियर और 5 एम्पियर है। तो प्रवेश करने वाली माना करंट ये 2 एम्पियर है ना, और प्रवेश करने वाली करंट ये 5 एम्पियर। और किरचॉफ के केसीएल नियम अनुसार हमें निकलने वाली धारा ज्ञात करनी है। तो केसीएल हमें पता होता है कि आने वाली करंट जुड़ जाएंगी, बराबर में बाहर जाने वाली करंट लेंगे। तो बाहर जाने वाली करंट हमें निकालना है, उसको हम आई मान लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 5 की जगह यहाँ 5 आ जाएगा, 7 की जगह। तो 5 और 2 7 एम्पियर आ जाएगा बाहर जाने वाली करंट का। तथा इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें दिया हुआ है कि 39वां क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि R2 में वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करना है। हमें R2 यानी 40 ओम में वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करना है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हेलो फ्रेंड्स, तो 39th क्वेश्चन में हमारा न्यूमेरिकल है, जिसे हम केसीएल से सॉल्व करेंगे। ये हमने नोड माना है, यहाँ पर हम नोड मानेंगे, माना इसका वोल्टेज V है, तब इसकी करंट डायरेक्शन हम बाहर की ओर मानते हैं। माना कि यहाँ करंट I1 फ्लो हो रही है, यहाँ करंट I2 फ्लो हो रही है और यहाँ करंट I3 फ्लो हो रही है। तो हम KCL से लगाएंगे V1 पे। तो अपन लगाएंगे KCL एट V1। तब हम यहाँ पर देखेंगे KCL कहता है कि इनकमिंग करंट, ये अपन ने बाहर जाने वाली करंट ली है। तो अपन I1 प्लस I2 प्लस I3, चूँकि बाहर जाने वाली करंट कोई नहीं है इसलिए हम बराबर में 0 लेंगे। अगर बाहर जाने वाली करंट होती तो हम इक्वल के इस तरफ उनको ऐड करते। चूँकि हमें I1 की वैल्यू नहीं पता है, I1 बराबर हमें पता है होता है कि ओवरऑल वोल्टेज अपॉन ओवरऑल करंट। तो ओवरऑल वोल्टेज यहाँ पर क्या होगा, तो V1 माइनस 150 अपॉन 100। अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर 150 बाद में क्यों लिया है, V1 पहले क्यों? जिस वोल्टेज के लिए हम सॉल्व कर रहे होते हैं उसको हम अधिकतम मानते हुए सॉल्व करेंगे, इसलिए हमने V1 को ज़्यादा लिया और 150 को कम लिया है। और इस तरह इसका I1 वैल्यू आया, इस तरह हम I2 को निकालेंगे। I2 का हो जाएगा V1 अपॉन 100 V1। और नेक्स्ट अगला कोई वोल्टेज इस ब्रांच में है नहीं, इसलिए हमने V1 अकेला लिया है। और I3 में हम देखेंगे यहाँ भी कोई वोल्टेज नहीं है, तो इस तरह भी हम यहाँ भी लिख देंगे V1 अपॉन, और ये ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है ऐड हो जाएगा, 60 एंड 40 100 हो जाएगा इक्वल टू 0। लघुत्तम इनका 100 ही आएगा, जो कि V1 150 अपॉन V1 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 0। 100 का यहाँ मल्टीप्लाई 0 में हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे V1 प्लस V1 2V1 और ये 3V1 इक्वल टू, ये उस तरफ चले जाएगा इक्वल के, तो ये 150 हो जाएगी प्लस के, और V1 बराबर आ जाएगा हमारा 50 वोल्ट। और चूंकि 50 वोल्ट हमें निकालना है, यहाँ पर V1 बराबर कितना आ गया 50 वोल्ट हमें निकालना है 40 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। तो हम देखेंगे वही वोल्टेज डिवाइडेड एंड रूल के हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ओवरऑल वोल्टेज जो हमारा कितना है 50 मल्टीप्लाई बाय ऊपर वो रेजिस्टेंस लेंगे जिसमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। तो हम 40 में निकालना चाह रहे हैं, इसलिए हम 40 ऊपर लिखेंगे डिवाइड बाय 100
सॉरी 100 कैसे आया, ये अपन ने 40 और प्लस 60 को ऐड कर दिया, क्योंकि ओवरऑल वोल्टेज यहाँ, ओवरऑल रेजिस्टेंस यहाँ पर नीचे लेते हैं वोल्टेज डिवाइडेंट रूल में। यहाँ हम लिख सकते हैं बाय वोल्टेज डिवाइडेंट रूल। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 बार में ये 20 आ गया, तो यहाँ 40 के अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, 20 वोल्ट। अब 20 वोल्ट आएगा यहाँ पर, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 20 कौन सा आंसर है, 20 ऑप्शन ए करेक्ट है, अतः इसका आंसर ऑप्शन ए है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है कि ऋणात्मक तापन गुणांक रजिस्टर में प्रतिरोधक मूल्य होता है। अब चूंकि इसमें नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात की है, तो ये हमें पता होता है कि रेजिस्टेंस में टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम होने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसलिए हम इसका जो है आंसर होगा, ऑप्शन होगा तापमान घटने से घटता है, तो ये प्रोपोर्शनल होने की शर्त, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, करेक्ट है। ऑप्शन भी देखते हैं, तापमान बढ़ने से घटता है, ये ऑप्शन सही है क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए सही बैठता है और यही सही आंसर है। 40 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें जो हमें दिया हुआ है उच्च विभव पर प्रतिरोधक भंग यानी इंसुलेशन ब्रेकडाउन हेतु खालिस्तान उपयुक्त होता है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं हमेशा वोल्ट मीटर। क्या यूज करते हैं, वोल्ट मीटर का यूज करते हैं, जिसके जरिए से हमें ये पता चलता है कि वो इंसुलेटर कितना वोल्टेज जो है अपने ऊपर बियर अप कर सकता है, इसलिए हम इसकी क्षमता जो है वोल्ट मीटर ही यूज करते हैं। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की तरफ, जिसमें दिया हुआ है कि अगर टर्मिनल ए बी की वैल्यू 100 जो ए बी की अक्रॉस आकृति में ओमीटर मापने की प्रतिरोध मूल्य कितना होगा, ओवरऑल रेजिस्टेंस हमें इसका फाइंड करना है। तो हमें पता है कि ये आर और ये आर आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल होने की शर्त ये है कि यहाँ पर करंट बढ़ जाता है। अगर हम लोग देखें तो ये आमने सामने है, एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो अगर पैरेलल में शर्त ये है कि दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो और आपस में पैरेलल में हो, तो वो उनकी वैल्यू घट जाती है यानी आधी हो जाएगी, यानी ओवरऑल रेजिस्टेंस यहाँ पर R/2 आएगा। अब R/2 आएगा तो यहाँ जो बनेगा वो ये बनेगा कि ये R और ये वाला R और ये R/2 वैल्यू ये सीरीज में हो जाएंगे। तो सीरीज में हम इनको जोड़ेंगे तो R/2 प्लस R ये वाला R और फिर R ये वाला R, तो ये अपने हो जाएंगे ओवरऑल जो है वो हमको मिलेगा 1R 2R और ये तो 2.5R। 5 कहाँ से 0.5, इसका सॉल्व करने पर आएगा 2.5R हमें मिलेगा। ओवरऑल इतना रेजिस्टेंस 2.5R मिलेगा। आगे की तरफ अगर हम सॉल्व करेंगे, यहाँ हमें पता चल गया 2.5 हमें आया है, 2.5R आया है। अब ये 2.5 और ये वाला R ये पैरेलल में, तो इनको सॉल्व करेंगे। इसको हम अगर 1 माने और इसको 2.5 ही रहे, 1 इसलिए लिया है क्योंकि R को हमने नहीं लिया है, तो इसके मल्टीप्लाई में 1 है और पैरेलल होने की शर्त हम लगा देंगे। R ये वाला रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई वाला रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस का सम कितना आएगा 3.5। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, 5 से काटेंगे 5 25 और ये 5 7 35 और इसको हम काटेंगे 5 से, तो ये आ जाएगा 0.749 1 10 7 1 7, ये आ जाएगा हमारा 0.7
वन 0.71 आ जाएगा हमारा कितना, इतना रजिस्टेंस 0.7 आ जाएगा। लेकिन अब हमें जो इसमें जो है कितना आया, 0.71 आया है। अब हम इसको भी ऐड करना पड़ेगा तो हम यहाँ पर 0.71 प्लस आर यानी 1 ले लेंगे। क्यों लिया, क्योंकि ये सीरीज में है, आपस में ये सीरीज में है, तो ये हो जाएगा 1.71 आर। चूंकि आर की वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में कि ये 100 ओम है, तो हम यहाँ 1.71 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट वन, ऑप्शन बी करेक्ट वन 171.4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें दिया हुआ है कि पाइप भू संबंध में भूमि में डाले जाने वाली पाइप की लंबाई इससे तय की जाती है। यानी ऐसी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जिसके जरिए से हमें ये पता चलता है कि अर्थिंग हेतु पाइप की लंबाई कितनी रखी जाए। तो हमें जैसा कि पता है कि टाइप ऑफ अर्थवायर यूज्ड, कि किस तरह का अर्थवायर यूज़ किया जाता है ये डिपेंड नहीं करता है। हम अगर ऑप्शन देखें तो मिट्टी की आर्द्रता ये सही है, क्योंकि मिट्टी की आर्द्रता जहाँ होगी वहाँ अर्थिंग ज़्यादा मिलती है। यही कारण है कि बारिशों के दिनों में हम अपने अर्थिंग में पानी डालते हैं। अपने अर्थिंग में जब भी हमें अर्थिंग कम मिलती है तो हम उसमें पानी टाइम पे डालते रहते हैं, क्योंकि उससे अर्थ का जो कंटिन्यूटी है वो बढ़ जाती है। इसके कारण हम इस जहाँ पे नमी होगी वहाँ जाहिर सी बात है कम से कम पाइप की गहराई लंबाई यूज़ करने से हमें अर्थिंग इजीली प्रोवाइड हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें दिया हुआ है पाइप भू संबंध में चारकोल और नमक का क्या यूज़ है। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमको पता है कि चारकोल जो है वो चारकोल और नमक जो है नमी को आपस में बरकरार रखते हैं, जिसके कारण नमी होने की वजह से हमारा अर्थ रेजिस्टेंस जो है वो कम रहता है। अतः इसका आंसर ऑप्शन ए है, क्योंकि भूमि रेजिस्टेंस कम होने की कारण, क्योंकि भूमि रेजिस्टेंस कम होगा तो अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगी ओवर करंट आएगी भी तो वो भूमि रेजिस्टेंस कम होने की वजह से ग्राउंड हो जाएगी। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की तरफ, जिसमें दिया है वोल्टेज ड्रॉप यानी विभव में पतन फॉल इन पोटेंशियल किसे नापने हेतु प्रयुक्त होता है। अर्थ रेजिस्टेंस वोल्टेज फॉल इन पोटेंशियल मेथड का यूज क्या ज्ञात करने में होता है। तो इसका सही आंसर है लाइन रेजिस्टेंस। इसका सही आंसर है लाइन रेजिस्टेंस। अर्थ रेजिस्टेंस में इसका यूज़ नहीं होता है, इंडक्टेंस को मेजर करने में नहीं होता है, पावर को भी नहीं होता है। विभव मेजरमेंट जो पावर लाइन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है, क्योंकि हमें तब पता चलता है कि इनपुट पे वोल्टेज देने पर कितना हमारा लाइन में लॉस हो रहा है और आउटपुट में कितना हमारा पहुंचेगा। इसलिए हम इस तरह का पोटेंशियल ड्रॉप टेस्ट करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें दिया हुआ है कि हॉल इफेक्ट टोंग टेस्टर की से क्या मेज़र करते हैं। तो इसका सही आंसर है एसी और डीसी दोनों मेज़र कर सकते हैं हॉल इफेक्ट टोंग टेस्टर से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें दिया है शुद्ध अर्धचालकों यानी इम्प्योरिटी आर एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज। किसी भी शुद्ध अर्धचालकों में इम्प्योरिटी यानी अपद्रव्य मिलाने से उसकी चालकता बढ़ जाती है, यही इसका आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें दिया है कि प्योर साइन का फॉर्म फैक्टर क्या होगा। तो फॉर्म फैक्टर हमें याद होना चाहिए, वो होता है 1.55 फॉर्म फैक्टर बराबर होता है RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, यही इसका आंसर होता है। RMS वैल्यू जो हमें पता होती है 0.77 होता है और
एवरेज वैल्यू हमें पता होता है 0.637 होता है। इसको इससे सॉल्व करने अपन ऑलरेडी 1.11 आ जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा 1.11। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें हमें दिया हुआ है कि एसी की अपेक्षा डीसी का मुख्य फ़ायदा क्या है। तो इसमें बहुत से लोग कन्फ्यूज़न होते हैं कि ईजी ट्रांसमिशन होगा या ईजी स्टोरेज होगा। ईजी ट्रांसमिशन होगा बट वो कॉस्टली होगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी ना हो कि ऑप्शन डी होगा, क्योंकि डीसी का मुख्य फ़ायदा ये है कि उसे हम बैटरियों में स्टोर कर सकते हैं और यूजेबल प्लेस पर उसका यूज़ कर पाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से कारणों से परिणामों में डेल्टा कनेक्शन अधिक पसंद किया जाता है या यूज़ किया जाता है। तो डेल्टा कनेक्शन यूज़ करने पर ओवर और वोल्टेज का 57% वोल्टेज डेल्टा कनेक्शन में मिलता है, जिसके कारण हमारा नंबर ऑफ टर्न्स घट जाते हैं और वोल्टेज रिड्यूस, ऑपरेशन का वोल्टेज भी घट जाता है और वोल्टेज घट जाने से करंट बढ़ जाती है, जिसके कारण कंडक्टरों के साइज भी बढ़ जाता है। अतः इसका आंसर ऑप्शन डी बेस्ट होगा। ऑप्शन डी आंसर इस उपरोक्त सभी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ का तापमान उच्चतम होता है, मेल्टिंग पॉइंट उच्चतम होता है। कौन से पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट उच्चतम होता है। तो इसका सही आंसर है कॉपर। कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 4300 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से तार में अधिकतम धारा वहन क्षमता होगी। तो एक बात याद रख लें कि जो करंट कैपेसिटी जो है वो स्टैंडर्ड वायर की इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होगा। तो जितनी ज़्यादा करंट होगी उसका स्टैंडर्ड वायर गेज उतना ही कम होगा। तो इसमें से उच्चतम धारा में फ्लो करनी है, इसलिए इसका न्यूनतम SWG और ऑप्शन में से न्यूनतम SWG है वो 18 SWG है। अतः इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम चालकता होती है। ये प्रश्न बहुत बार आता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये इसका सही आंसर, इसकी कंफ्यूजिंग टाइप क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है सिल्वर। इसका सही आंसर है सिल्वर, ना कि कॉपर। मैनी स्टूडेंट्स मैनी टाइम्स इज मिस्टेकन दैट दे टिक कॉपर बट स्टिल नाउ करेक्ट आंसर इज सिल्वर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन से लैंप का प्रचालन काल न्यूनतम होता है। तो वो है फ्लोरोसेंट लैंप, इसी का न्यूनतम काल ऑपरेटिंग होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें दिया है कि ल्यूमिन किसकी यूनिट है। वेवलेंथ की ना इसकी एंगस्ट्रॉम होती है, इसकी हर्ट्ज होती है, इसकी कैंडला होती है और इसका ल्यूमिनस फ्लक्स होता है। ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, ल्यूमिन होती है। इसका सही आंसर है ल्यूमिनस फ्लक्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें दिया हुआ है कि हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप यूजेस वन ऑफ द फॉलोइंग मैन इलेक्ट्रोड, यानी मर्करी वेपर लैंप में किस तरह का इलेक्ट्रोड यूज़ होता है। तो ये हर एक को पता होता है, टंगस्टन का यूज़ होता है, टंगस्टन का, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसलिए इसका यूज़ मर्करी वेपर लैंप में यूज़ होता है, क्योंकि इसका हाई टेम्परेचर की वजह से इसका ऑक्सीडेशन ना हो और उसमें इजीली वर्क करता रहे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें दिया है जो डायोड का सामना बिना भंग के उत्क्रम दिशा में दिया है। तो डायोड की उत्क्रम दिशा में अधिकतम है, तो इसमें मैक्सिमम पीक होगा, और उत्क्रम है तो इन्वर्स होगा। अतः इसका आंसर ऑप्शन पीक इन्वर्स वोल्टेज है। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें दिया हुआ है इनमें से कौन सा गुणधर्म
पीएन जंक्शन डायोड को रेक्टिफायर का कार्य करने की अनुमति देता है। तो इसका मुख्य कारण है उसका फॉरवर्ड होना या और रिवर्स होना। फॉरवर्ड वाइज में कंडक्ट करता है और रिवर्स वाइज में वो ब्लॉक करता है। यही कारण है कि उसको रेक्टिफायर की तरह कार्य करने में मुख्य जो कैरेक्टर है उसका वो फॉरवर्ड यानी अग्रगामी और पश्चगामी गुणधर्म है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें दिया हुआ है कि जर्मेनियम का फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होता है। ये हमें याद कर लेना चाहिए, बहुत टाइम आता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें दिया हुआ है कि हमेशा एक समान संग्राही विन्यास यानी कॉमन कलेक्टर जो है वो प्रवर्धक की भार पूर्व अंतिम अवस्था उस अवस्था का मुख्य कार्य है। ये इसमें जो फेज डिस्प्लेसमेंट होता है वो 180 डिग्री होता है। अतः इसका आंसर कला व्युत्क्रम कर देना होगा। इसका आंसर कला व्युत्क्रम कर देना होगा।